हेलो, आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर लाइट्स के बारे में जो कि ऑप्टिक्स का पार्ट है। आप जानते हैं कि लाइट्स के बारे में आप जो देखना स्टार्ट करते हैं वो आपको मिलना 6th-7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। और जनरली अपने लाइफ में लाइट्स जो स्टार्ट होती है जिस दिन आप आँख खोलते हैं उसी दिन से लाइट्स स्टार्ट होती है। तो ज़रूरत है कि इसको अच्छे से जानें, अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। अभी हम क्लास 12th के लाइट्स के बारे में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर लाइट्स के बारे में बात करेंगे तो ये ऑप्टिक्स का पार्ट है। ऑप्टिक्स के बारे में अगर बात करना चाहें तो ऑप्टिक्स जो है ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें आप स्टडी करते हैं अबाउट लाइट्स एंड हाउ लाइट्स इंटरेक्ट विद द मैटर्स लाइक दैट। और इसके बाद अगर हम लाइट्स को अच्छे से समझना चाहते हैं अगर आप तो लाइट्स के बारे में जानने के लिए आपको लेंस के बारे में जानना पड़ेगा, इसके बाद माइक्रोस्कोप के बारे में जानना पड़ेगा और टेलीस्कोप के बारे में जानना पड़ेगा, जो इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में आप पहले से फ़ैमिलियर हैं, कुछ चीज़ों को अभी हमको देखना पड़ेगा जब हम डिटेल्स में लाइट्स के बारे में देखें। सबसे पहले हम लाइट्स को अगर जानना चाहें लाइट्स क्या होता है? तो लाइट है जो कि एक एनर्जी का फॉर्म है, जो कि इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाया जाता है। और ये इस स्पेस और साथ-साथ वैक्यूम में दोनों में ट्रैवल कर सकता है। इसके बारे में आप 12th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जब आप वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ेंगे या फिर लाइट्स पढ़ेंगे और लाइट्स ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो अच्छा से समझेंगे कि वैक्यूम में कैसे ट्रैवल करती है और लाइट्स मीडियम में कैसे ट्रैवल करती है। तो इसीलिए लाइट्स के बारे में बताया जाता है। जब लाइट्स के बारे में आप नेचर ऑफ लाइट्स देखिएगा तो इसमें होता है कि लाइट्स इज द इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट्स ट्रैवल थ्रू द स्पेस एंड वेरियस मीडियम। वेरियस मीडियम का मतलब यहाँ पे हुआ कि वैक्यूम और स्पेस के साथ-साथ अदर मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, जैसे कि पानी में मतलब वाटर में ट्रैवल कर सकती है या फिर ग्लास में ट्रैवल कर सकती है, यानी अलग-अलग मीडियम में ट्रैवल कर सकती है। लाइट्स का अगर ये वैक्यूम में ये देखेंगे वेवलेंथ के बारे में लाइट्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रैवल करती है तो ऑब्वियसली है वेवलेंथ के बारे में जानना पड़ेगा आपको। वेवलेंथ के बारे में अगर जाने तो ये होती है 400 टू 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर के बारे में बात करेंगे नैनोमीटर क्या होता है तो ये लेंथ को मेजर करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पे नैनोमीटर को अगर मीटर में आप ट्रांसफर कहीं से ऑब्जेक्ट में पूछा जाए तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 इंटू 10 के पावर माइनस 9 मीटर। अगर मीटर के से आप परिचित हैं तो जानते ही होंगे। इसके बाद है कि ये दोनों नेचर में पाया जाता है, यानी वेव नेचर में भी पाया जाता है और पार्टिकल नेचर में भी पाया जाता है, जिसके कारण से इसको बोला जाता है कि वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। आप इस वर्ड को थोड़ा-सा याद कर सकते हैं कि ये वेव नेचर और पार्टिकल आपके लिए हो सकता है कि ये नया हो कि वेव नेचर में पाया जाता है या पार्टिकल नेचर में पाया जाता है, कैसे पाया जाता है? तो आप अच्छी तरह से वेव ऑप्टिक्स में इसको समझेंगे कि वेव नेचर में कैसे पाया जाता है। जहाँ पे हम आपको डिटेल्स में बताएँगे कि वेव नेचर में कैसे पाया जाता है, उसमें डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें कैसे कैलकुलेट होती है, इस चीज़ें के बारे में देखेंगे। और आप इसके स्पीड ऑफ लाइट्स के बारे में बहुत पहले से जानते हैं कि ये 3 लैक्स एप्रॉक्स बोला जाता है कि 3 लैक्स किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है लाइट्स और ये इस जो बताया जाता है कि 3 लैक्स ये वैक्यूम में बताया जाता है। ये अदर में अगर बात करें कि अगर जैसे कि वाटर के बारे में एक बोला जाता है कि तो वाटर में जो होती है लाइट्स की स्पीड वो डिक्रीज़ हो जाती है। जितना मीडियम घना होगा यानी जितना स्पेशियस होगा, जितना पार्टिकल के बीच में दूरी ज़्यादा होगी, तो उतना ही लाइट्स का स्पीड किसी भी चीज़ का स्पीड उतना ही घटता है। इस चीज़ के बारे में आप अनभिज्ञ नहीं हैं। ऑब्वियसली हम मान के चलते हैं कि आप 9th, 10th और 6th, 7th में पढ़े होंगे लाइट्स की स्पीड के बारे में और इसकी ट्रैवल करने की चीज़ें के बारे में पढ़े होंगे, तो आप जानते ही होंगे कि लाइट्स की स्पीड या फिर किसी भी पार्टिकल की स्पीड या फिर किसी भी चीज़ें की स्पीड जब भी पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी, ट्रैवल की मीडियम की बीच में पार्टिकल की मतलब ये ज़्यादा होगी, क्लोज़नेस ज़्यादा होगी तो क्या होगी स्पीड कम होगी। और इसका एक लाइट्स की जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें ये आपको देता है सेंसेशन ऑफ विज़न। इस चीज़ के बारे में आप अनभिज्ञ नहीं हैं कि किसी भी चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट्स की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम लाइट्स को पढ़ते भी हैं और बहुत ज़्यादा जो आदमी इस फ़ील्ड से नहीं है, यानी एजुकेशन फ़ील्ड से नहीं है, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ों से बहुत अनभिज्ञ नहीं है, यानी वो भी इस चीज़ों के बारे में कुछ न कुछ जानता है कि लाइट्स क्या होती है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि इसमें आप जो देखते हैं, उसमें सबसे बड़ी रोल होती है लाइट्स की, एक तो ये है, उससे भी बड़ी एक प्रॉपर्टीज़ है लाइट्स की जो रिफ्लेक्शंस की प्रॉपर्टीज़ है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप बोल सकते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट्स में ये आएगी कि रिफ्लेक्शंस के कारण ही आप किसी चीज़ों को देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शंस
के बारे में आप जैसे कि क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, क्लास 8th में भी पढ़े होंगे ऑब्वियसली। तो रिफ्लेक्शंस के बारे में जब बात करेंगे तो रिफ्लेक्शंस क्या होता है, इस चीज़ों के बारे में जानने के लिए रिफ्लेक्शंस होता है कि रिफ्लेक्शंस को बोल सकते हैं कि बाउंस बैक ऑफ लाइट्स, मतलब जब लाइट सोर्स से निकलती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसके बाद वो जो रिफ्लेक्ट करती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो इसी को आप रिफ्लेक्शंस कहते हैं कि बाउंस बैक ऑफ लाइट को आप रिफ्लेक्शंस कहते हैं। इस चीज़ों को समझने के लिए आपको एक चीज़ सबसे बड़ा जो लाइट सोर्स है आप जानते हैं कि ऑब्वियसली सन है, जिससे लाइट्स डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो आपको क्या होता है कि आप जब सुबह जगते हैं तो हर चीज़ों को अच्छे से देख पाते हैं। तो बाउंस बैक ऑफ लाइट्स को ही लाइट का रिफ्लेक्शंस कहते हैं। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इस चीज़ से आप परिचित पहले से हैं। और जिस प्रॉपर्टीज़ ये एक लॉ को फ़ॉलो करता है। बाउंस बैक ऑफ लाइट जो होता है ये एक लॉ को फ़ॉलो करता है। आप जब लाइट सोर्स से लाइट निकलती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे निकलती है। इस चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे जब पढ़ेंगे, वेव ऑफ ऑप्टिक्स पढ़ेंगे या फिर लाइट्स में अगला नेक्स्ट सेशन में जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो हम आपको बताएँगे कि रेज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज़ किसी भी लाइट सोर्स से निकलती है, तो ऑब्वियसली है कि आप ये बात बोल सकते हैं कि सर बाउंस बैक ऑफ लाइट्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे पड़ी और मेरे पे पड़ी, तो हम सब कुछ को कैसे देखते हैं? तो ऑब्वियसली है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज़ आती है ना? तो रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स के बारे में आप जानते होंगे, ये एक लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शंस से आप बहुत पहले से ही 7th 8th में भी पढ़े होंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है कि जब प्रकाश यानी लाइट्स किसी लाइट सोर्स से निकलती है और ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर से रिफ्लेक्ट करती है, तो वो एक लॉ को फॉलो करती है। वहाँ पे लॉ क्या होती है कि जैसे कि यहाँ पे मानिए कि यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आई, ये आपका सरफेस है जो कि ऑब्जेक्ट का सरफेस है, ऑब्जेक्ट पे पड़ी और फिर से रिफ्लेक्ट हुई। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होता है कि लॉ इसका ये कहना है कि इस सरफेस पे जहाँ पे इंसिडेंट रे इंक्लाइन हुआ है, वहाँ पे से एक नॉर्मल खींचते हैं हम, नॉर्मल खींचते हैं जिसको हम उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है जिसको नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल जो होता है, इसमें नॉर्मल में इंसिडेंट रे में और रिफ्लेक्टेड रे में एक रिलेशंस आता है कि जो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना है, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं और जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना है, वो जिसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। ये दोनों इक्वल होता है और इसके बाद एक दूसरा चीज होता है इसमें कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है वो एक प्लेन में होता है। तब ये दोनों क्या होता है, दो चीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कहना है। तो फर्स्ट चीज होता है क्या, फर्स्ट चीज होता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होगा और दूसरा क्या है, ये तीनों जो है एक ही प्लेन में होगा इस चीज को। और इसके बाद इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का अलग अलग यूज आप देख के महसूस करते होंगे, जो कि मिरर में आपका छवि बनता है, आपका पिक्चर बनता है, या फिर आप अलग अलग चीजों में उसका यूज करके, मिरर का यूज करके आप डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं, जैसे कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये सब चीज के बारे में आप परिचित हैं पहले से भी क्लास 10th में, क्लास 9th में भी।